नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रघुवंशी क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, लॉजिक गेट्स के बारे में देखेंगे। दोस्तों लॉजिक गेट्स में जो मेनली जो गेट्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो तीन टाइप्स की मेनली गेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक दोस्तों बेसिक गेट्स हैं जो जनरली नॉट गेट और एंड गेट और दोस्तों और गेट, ये बेसिक गेट के कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा दोस्तों गेट नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट जिसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। दोस्तों इस टॉपिक से कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने को आया है, क्वेश्चन देखने को मिला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट, इसमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो दोस्तों जो यूनिवर्सल गेट होता है वो होता है नैंड और नॉर, ये दो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। दोस्तों इसको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ नैंड या नॉर गेट की मदद से आप कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इसके कारण दोस्तों इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस नैंड गेट की मदद से या फिर नैंड गेट की मदद से दोस्तों या फिर इस नॉर गेट की मदद से आप कोई भी गेट्स बना सकते हो। इसके कारण इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अगला दोस्तों गेट की अगर बात करें, गेट की कैटेगरी की बात करें तो अरिथमेटिक सर्किट या फिर आप कह सकते हैं कंपैरेटर सर्किट या फिर कंपैरेटर जनरेटर, ये सब जो गेट्स जिसमें यूज होते हैं। एक्सऑर गेट्स एंड एक्सनॉर गेट्स, तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है किसी भी डिजिटल सर्किटरी का, वो दोस्तों क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं। इन्हीं लॉजिक गेट्स की मदद से हम क्या करते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस को डेवलप करते हैं। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं इन्हीं की मदद से हम उसकी सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आपने यहाँ पे देखा तीन बेसिक गेट्स हैं। कौन कौन से, नॉट, एंड और दो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट। इसको आप याद रख लीजिए, नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। इससे बहुत ही बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे दोस्तों एक्सऑर गेट एंड एक्सनॉर गेट, जिसे दोस्तों अरिथमेटिक सर्किट्स भी कह सकते हैं या फिर कंपैरेटर सर्किट भी इसको दोस्तों कहा जाता है। और स्टेयर केस स्विच भी कहा जाता है। स्टेयर केस स्विच भी दोस्तों इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सबके बारे में दोस्तों, सबका ट्रुथ टेबल, लॉजिकल एक्सप्रेशंस और उससे क्या क्या चीजें आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, सब कुछ दोस्तों आगे हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा। और कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं नॉट गेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले नॉट गेट के बारे में देखते हैं। तो नॉट गेट का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर आप कह सकते हैं जो सिंबल होता है, ये सिंपली आप देख लीजिए, ये नॉट गेट का सिंबल होता है। दोस्तों इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कहीं कहीं दोस्तों आपको ये इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे दोस्तों कोई भी इनपुट अगर इस इधर दिया जाए, ये इनपुट टर्मिनल है और ये दोस्तों आउटपुट टर्मिनल है। इस पे दोस्तों कोई भी इनपुट दिया जाए, अगर ए इनपुट दिया जाएगा तो आउटपुट दोस्तों इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ए बार मिलेगा। अगर यहाँ पे हम 0 इनपुट दें तो आउटपुट हमें क्या दोस्तों मिलेगा, 1 मिलेगा। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे 1 इनपुट दें तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बेसिकली है नॉट गेट। अब दोस्तों इसके ट्रूथ टेबल के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स, ट्रूथ टेबल तो आपने देख ही लिया। सबसे पहले दोस्तों ट्रूथ टेबल को देख लेते हैं। ये नॉट गेट, नॉट गेट इसका जो सिंबल होगा ये देख लीजिए। अगर ये ए है और ये y है तो y इक्वल्स टू ए बार हो जाता है। अब यहाँ पे इनपुट, इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं दोस्तों। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। इनपुट क्या है दोस्तों, ए है, आउटपुट क्या है, y है। इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है।
और इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो जब भी दोस्तों हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं तो जो 1 हाई वैल्यू होती है पीओएस एसओपी फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हमेशा 1 को कंसीडर करते हैं। तो ये अगर 1 लेंगे तो y इक्वल्स टू 1 कब है, जब a की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब a बार है। तो यहां से आपको दोस्तों आप देख सकते हैं ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिला। तो ये दोस्तों क्या है, नॉर्मल क्या है, नॉट गेट की सर्किटरी है और उसका ट्रुथ टेबल है। अब दोस्तों देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हम एक नॉट गेट यूज करते हैं, अब यहाँ पे ए दिया, हमें यहाँ पे दोस्तों क्या मिल जाएगा, ए बार मिल जाएगा। अगर हम एक नॉट गेट और लगा दें तो हमें फिर से इस ए बार मतलब ए बार का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। फिर से अगर दोस्तों इसके आगे एक और नॉट गेट लगा दें तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, ए बार मिल जाएगा। अगर फिर से दोस्तों हम यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दें तो हमें दोस्तों क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब भी इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स आपको यूज करेंगे, जब भी दोस्तों आप इवन नंबर ऑफ ऑड गेट यूज करेंगे, नॉट गेट यूज करेंगे, तो आउटपुट आपको सेम मिलता है और ये बफर सर्किट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, बफर सर्किट कहा जाएगा। बफर सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जो बेसिकली डिले प्रोवाइड करने के लिए ही यूज होते हैं। बफर सर्किट का जो इनपुट होता है वही आउटपुट के बराबर होता है। ये नॉट गेट अगर है दोस्तों तो बफर क्या होते हैं, ये जनरली बफर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ये बफर सर्किट है। इस केस में आपने देखा यहाँ पे अगर हम 2 या इवन नंबर ऑफ नॉट गेट यूज कर रहे हैं तो आउटपुट हमें सेम मिल रहा है, और ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट यूज कर रहे हैं, ये कितना है, ऑड है। ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट यूज कर रहे हैं मतलब यहाँ पे 3 है ना, 1 2 और ये तीसरा और ये चौथा। अगर 3 ऑड नंबर ऑफ हम नॉट गेट यूज कर रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, ए बार मिल रहा है। मतलब यहां से दोस्तों कंक्लूजन ये निकलता है, जब इवन नंबर ऑफ नॉट गेट रहेंगे तो हमेशा जो आउटपुट रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा, सेम, और ये बफर सर्किट कहा जाएगा। और वहीं दोस्तों जब ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट रहेगा तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ए बार, जिसे इन्वर्टर या फिर नॉट गेट के इक्विवेलेंट होगा। ये यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट था। इससे भी क्वेश्चन ऐसे आपको सर्किटरी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये क्वेश्चन आईईएस में पूछा गया है और गेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर्किट शोन इन द फिगर, ये जो सर्किट है ये क्या बताती है, ये सर्किट क्या बताती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जब दोस्तों ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट यूज होते हैं तो वो इन्वर्टर हो जाता है, लेकिन जब इवन नंबर ऑफ गेट यूज हो जाते हैं तो वो दोस्तों क्या हो जाता है, वो दोस्तों हो जाता है बफर हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज यहाँ पे याद रखिए, बफर उस केस में होगा या फिर इन्वर्टर उस केस में होगा जब हम इसकी लूपिंग नहीं किए रहेंगे, जब हम इसको फीडबैक नहीं दिए रहेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए, अगर सिर्फ इतना पार्ट रहता तो आप इसे बहुत ही आसानी से बफर पे टिक लगा सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फीडबैक करके लूपिंग कर दिया गया है, जिसके कारण दोस्तों ये क्या हो जाता है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हो जाता है। अब दोस्तों बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स क्या होते हैं, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स वो होते हैं जिनके पास 2 स्टेबल स्टेट होते हैं और 2 स्टेबल स्टेट होते हैं और 0 क्वासी स्टेबल स्टेट या अनस्टेबल स्टेट होते हैं। अब इसके पास 2 स्टेबल स्टेट कैसे आते हैं वो आप देख लीजिए। अगर हम दोस्तों इसको इनपुट 0 देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों, अगर हम इसको इनपुट यहाँ पे 0 देते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 0। मतलब एक स्टेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर हम इनपुट दोस्तों इसको 1 देते हैं
तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आपको देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों ये क्या, इसके पास दो फिक्स स्टेबल स्टेट हैं, इसके कारण दोस्तों ये क्या कहा जाएगा, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और दोस्तों यहीं पे मैं अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वो मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं जिनके पास जीरो स्टेबल स्टेट होते हैं, जीरो स्टेबल स्टेट होते हैं, और दोस्तों दो क्वासी स्टेबल स्टेट होते हैं या सेमी स्टेबल स्टेट होते हैं। इसके बारे में हम लोग एनालॉग सर्किटरी में बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना जानने की कोशिश करिएगा, और नॉट गेट से और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे उसको देखने की यहाँ पे दोस्तों बस कोशिश करिए। आगे दोस्तों आप यहाँ पे इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इफ देयर इज नो फीडबैक देन इट इज बफर। जैसा मैंने आपको बताया, इन बफर इफ वी अप्लाई 0 देन वी गेट 0, इफ वी अप्लाई 1 वी गेट 1, द नंबर ऑफ इनपुट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटपुट, सेम रहेगा, ठीक। अ बफर मींस व्हाटएवर द इनपुट दैट इज द आउटपुट, जो कुछ भी इनपुट हो वही हमारा आउटपुट रहेगा। लेकिन दोस्तों इस सर्किटरी में आपने देखा, इस सर्किटरी में दोस्तों आपने देखा, बट देयर इज अ फीडबैक and the output is stable. Output क्या है, stable. If we give 1 as input, output is also 1. If we give input 0, then output will also be 0. Hence it is a bistable multivibrator because it have two stable state. ये आप क्लियरली दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो यहां से आपको इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। आगे दोस्तों देखिए कि जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन इन्वर्टर्स लगाया गया है, 3 इन्वर्टर लगाया गया है, और हर एक इन्वर्टर का टाइम पीरियड कितना है दोस्तों, टीपीडी, ठीक, टीपीडी, ये टीपीडी टाइम पीरियड यहाँ पे ये ले रहा है, ठीक। तो दोस्तों इसका जो आउटपुट होगा या प्रोपगेशन डिले होगा वो किस कैटेगरी में होगा, वो चीज यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे आप बता दें हम आपको पहले बात कि यहाँ पे 3 नॉट गेट्स यूज हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टर सर्किट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टर सर्किट हो जाएगा, मतलब ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स यूज हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टर सर्किट हो जाएगा। अब जब दोस्तों हम यहाँ पे अगर इनपुट 0 देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम इनपुट यहाँ पे 0 देते हैं तो यहाँ पे हमें 1 मिला, यहाँ पे फिर से 0 मिलेगा, और फिर से दोस्तों यहाँ पे 1 मिला, ठीक। फिर ये 1 इधर घूम के आ रहा है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ फिर क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। फिर ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। मतलब अगर किसी एक गेट या इस आउटपुट को ही देखें तो ये 1 जो दोस्तों आ रहा है, ये जो 1 आ रहा है, ये कितना समय ले रहा है, ये जो 1 आ रहा है यहाँ पे कितना समय ले रहा है, एक टीपीडी इसका ले रहा है, एक टीपीडी इसका ले रहा है, और एक टीपीडी इसका ले रहा है, एक टाइम डिले इसका, एक टाइम डिले इसका, एक टाइम डिले इसका। मतलब दोस्तों आप अगर वेव फॉर्म इसका ड्रॉ करें तो 1 जब आ रहा है तो वो 3 टीपीडी टाइम पीरियड ले रहा है, मतलब नंबर ऑफ गेट्स जो यूज हुए हैं उतना टाइम पीरियड ले रहा है। सेम ये जब ऑफ हो रहा है यानी इसकी वैल्यू 0 हो रही है तो ये कितना टाइम पीरियड ले रहा है, ये भी 3 टीपीडी टाइम पीरियड ले रहा है। ये चीज आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो मतलब अगर इसके यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी हो या टोटल टाइम पीरियड पता करना हो तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 × 3 TPD। अब दोस्तों ये 3 क्या है, 3 क्या है, नंबर ऑफ इन्वर्टर्स या नंबर ऑफ नॉट गेट। तो अगर इसको जनरलाइज किया जाए तो 2 इक्वल्स टू 2 × n × TPD, where n is number of इन्वर्टर्स, where n is number of इन्वर्टर्स, ठीक। ये चीज आप क्लियरली यहाँ पे समझ सकते हैं। इट इज कॉल्ड स्क्वायर वेव जनरेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्वायर वेव जनरेटर सर्किट की कैटेगरी में भी आपको देखने को मिल जाएगा।
as output is not stable, sometime 1 and sometime 0, hence it is also called astable multivibrators। इससे भी दोस्तों क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो अगर एक चीज आप याद रखिए, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स वो होते हैं जिनके पास कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होता, 1 0 1 0 1 0, हमेशा ये स्विच करता रहता है, उसे क्या कहते हैं, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स कहते हैं। तो उस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इस सर्किट को क्या क्या कहा जा सकता है, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहा जा सकता है, स्क्वायर वेव जनरेटर कहा जा सकता है, क्लॉक पल्स जनरेटर कहा जा सकता है एंड रिंग ऑसिलेटर कहा जा सकता है। ठीक, जिसका टोटल टाइम पीरियड क्या होगा दोस्तों, 2 × n × TPD। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आपको t की वैल्यू क्या मिल गई, 2 × n × TPD, वेयर n इज नंबर ऑफ इन्वर्टर्स, नंबर ऑफ इन्वर्टर या फिर नॉट गेट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो दोस्तों तो इसी को क्या कर देंगे, F = 1/T, मतलब 1/2n TPD। ये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब दोस्तों इस चीज को आप याद रखिए सबसे पहले कि अगर एक इस टाइप की सर्किटरी आपको किसी भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल रही है जहां पे ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर्स यूज हुए हैं और इसकी लूपिंग हुई हो, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्क्वायर वेव जनरेटर हो जाएगा। स्क्वायर वेव जनरेटर, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, क्या दोस्तों, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, क्लॉक पल्स जनरेटर एंड रिंग ऑसिलेटर्स। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं और ये इन्वर्टर तो है ही। आगे दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्या पूछा गया है, इन अ सर्किट shown in the figure the propagation delay of each NOT gate is 100 picosecond। 100 picosecond। अब इसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी है, 100 पिकोसेकंड दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दोस्तों बोला जा रहा है ये सर्किटरी दी गई है जिसमें 5 इन्वर्टर्स यूज हुए हैं, 5 इन्वर्टर्स यूज हुए हैं और इसकी लूपिंग की गई है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स हो जाएगा, जिसमें हर एक गेट का जो टाइम पीरियड दिया गया है, प्रोपगेशन डिले दिया गया है, 100 पिको सेकेंड दिया गया है। ठीक, तो अब यहाँ पे दोस्तों ये जो क्लॉक पल्स जनरेट होगा, जो स्क्वायर वेव जनरेट होगा, ये ऑन ये कितने टाइम के लिए रहेगा, ऑन रहेगा 5 TPD और ऑफ रहेगा कितना, 5 TPD। तो टोटल टाइम पीरियड इसका दोस्तों कितना हो गया, 10 TPD। वही इस फॉर्मूला में फिट कर दीजिए आप, 2 × n TPD, जहां पे 2 × n की वैल्यू कितनी है, 5 × TPD, तो ये कितना हो गया, 10 × TPD की वैल्यू रख देते हैं 100 × 10⁻⁻12 सेकेंड। ठीक, अब ये कितना हो गया, यहां से ये t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू दोस्तों आ गई कितनी, ये हो गया 1000, मतलब 10⁻3 × 10⁻12। तो ये बराबर कितने हो जाएगा, 10⁻9 के। तो अगर t = 10⁻9 है, f फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/t, मतलब 1/10⁻9 = 10⁻9, ये 1 गीगाहर्ट्ज इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक, 1 गीगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से, मैं आशा करता हूं कि अब आप सॉल्व कर लेंगे और जैसे ही आप ऐसे सर्किट्स को देखेंगे आप तुरंत कह देंगे कि ये अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है कि बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, कि क्लॉक पल्स जनरेटर या फिर रिंग ऑसिलेटर है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा इस वीडियो को और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।
आगे दोस्तों देख लेते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है और यहां पे पूछा गया है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर द प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच नॉट गेट इज 2 नैनोसेकेंड, देन टाइम पीरियड ऑफ जनरेटेड स्क्वायर वेव इज, टाइम पीरियड ऑफ जनरेटेड स्क्वायर वेव इज, ये पूछा गया है। अब दोस्तों जनरली यहां पे ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब दोस्तों अगर यहां पे कोई वेव फॉर्म आ रहा है, टीपीडी ले रहा है, तो इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट पे जो वेव फॉर्म जनरेट होगा वो क्या होगा दोस्तों, अगर ये वेव फॉर्म जनरेट होता है तो कुछ इस टाइप का वेव फॉर्म जनरेट होगा। इसके बाद एक इन्वर्टर लगा हुआ है, तो ये इन्वर्टर का काम क्या रहेगा, इन्वर्टर का काम दोस्तों सिंपली ये रहेगा कि बस इसी को, ये जो वेव फॉर्म है इसी को इन्वर्ट कर देगा या फिर इसको उल्टा कर देगा। मतलब इसका जो वेव फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपने देखा कि ये जो चौथा नॉट गेट है ये इसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई भी अफेक्ट नहीं कर रहा है, बस उस वेव फॉर्म को क्या कर दे रहा है, इन्वर्ट कर दे रहा है। लेकिन स्क्वायर वेव तो अभी भी हमारी सेम ही है। ये चीज आपको यहां पे समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमें यहीं पे हमें स्क्वायर वेव जनरेटर्स, क्योंकि यहां पे ऑड नंबर ऑफ गेट्स यूज हुए हैं तो हमें यहीं पे आउटपुट मिल जा रहा है। ये तो सिर्फ उस वेव फॉर्म को उल्टा कर रहा है, टाइम पीरियड में कुछ भी योगदान अपना नहीं दे रहा है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। तो इस केस में दोस्तों जो हमारा आउटपुट टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 into n into TPD, जहां पे n क्या है दोस्तों, दोज नॉट गेट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग स्क्वायर वेव। तो यहां पे कितने यूज हुए हैं, रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ 3 हैं। चौथा तो सिर्फ उसको क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है, ना कि उसके स्क्वायर वेव जनरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर उसका डिले कर रहा है। ये तो सिर्फ उसको उल्टा कर रहा है और थोड़ा सा डिले के बाद आउटपुट हमें दे रहा है, सिर्फ यही ये काम कर रहा है। तो उससे फ्रीक्वेंसी भी कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगी। तो ये इसका आउटपुट आंसर क्या हो जाएगा, 2 into 3 into 2 नैनो सेकेंड। तो कितना, 3 दूना 6 दूना 12 नैनो सेकेंड। ये इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आप इस चीज को यहां पे भी समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को अभी तक समझ गए होंगे। जनरली जो तीसरा आउटपुट ही हमें तो स्क्वायर वेव दे रहा है, चौथा जो गेट है वो तो सिर्फ उस स्क्वायर वेव को टीपीडी के बाद डिले प्रोवाइड करने के बाद उसको इन्वर्ट कर रहा है, यही तो कर रहा है। और बाकी तो हमें स्क्वायर वेव तो तीसरे गेट के बाद ही देखने को मिल गया। तो ये था अभी तक दोस्तों नॉट गेट से क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं मिल सकता, जितना आपको बेसिक आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग एंड गेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भी गेट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। एंड गेट का जो दोस्तों सिंबल है ये आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। ये एंड गेट का सिंबल है जिसका आउटपुट हो जाता है y इक्वल टू ए एंड बी, इसका आउटपुट हो जाता है। ठीक, ये 2 इनपुट्स इसमें यूज होते हैं। नॉट गेट या बफर में सिंगल इनपुट यूज होता है। इस केस में दोस्तों 2 इनपुट्स आपको देखने, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स आपको देखने को मिलेंगे एंड गेट के केस में। ठीक, इसका आउटपुट दोस्तों 1 तब होता है जब दोनों इनपुट्स हाई या 1 होते हैं। बाकी के टाइम क्या, अगर एनी ऑफ द इनपुट्स आर 0 देन आउटपुट विल बी 0। अगर कोई एक इनपुट 0 होगा आउटपुट हमें 0 मिलेगा। इसका आउटपुट हमें 1 तभी मिलेगा जब सभी इनपुट्स हाई हो या फिर 1 हो या फिर ऑन हो। ठीक, आउटपुट इज लो इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लो, दैट इज इक्वल टू लॉजिक 0। कोई एक इनपुट अगर 0 होता है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा दोस्तों, 0 ही मिलेगा। एंड गेट फॉलोज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। ये दोनों कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, मतलब ए डॉट बी कहो या बी डॉट ए कहो, दोनों दोस्तों क्या हैं, बराबर ही हैं, दोनों बराबर ही है। आगे दोस्तों देख लेते हैं एंड गेट के बारे में कि ये दोस्तों देख लीजिए
कि ए डॉट बी डॉट सी कहिए या ए बी का होल डॉट सी कहिए या ए इंटू बी सी कहिए। ठीक, तो ये सभी क्या है दोस्तों, बराबर ही है। ठीक, अब थोड़ा सा एंड गेट को और डिटेल में देख लेते हैं कि इसका इनेबल इनपुट क्या होता है और डिसेबल इनपुट क्या होता है, उसके बारे में भी दोस्तों हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब दोस्तों डिसेबल इनपुट और इनेबल इनपुट क्या कहे जाते हैं? जनरली अगर दोस्तों अगर देखा जाए, अगर ये एंड गेट है, इसका ये कंट्रोल सिग्नल है, इसकी वैल्यू क्या कर दें, 0 कर दें। इसकी वैल्यू दोस्तों अगर 0 कर दें तो हम यहां पे इनपुट कोई भी दें, कुछ दें, चाहे ए दे, चाहे बी दे, चाहे दिल्ली दे, चाहे कलकत्ता दे, चाहे कुछ भी दे, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब ये जो इनपुट है 0 जो है, इस गेट को टोटली क्या कर दे रही है, डिसेबल कर दे रही है। तो एंड गेट का जो डिसेबल इनपुट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। thus output remains in 0 due to control input disable and gate is not in working state। तो इसका जो डिसेबल इनपुट होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर बात कर लें इनेबल इनपुट की, तो इनेबल इनपुट की जब भी हम इसको 1 देंगे, अगर कंट्रोल सिग्नल इसका 1 रहे, तो यहां पे हम कोई भी इनपुट दे, हमें आउटपुट दोस्तों सेम मिलने वाला है। हमें दोस्तों क्या मिलना है, सेम मिलने वाला है। तो एंड गेट इज इन वर्किंग स्टेट, आउटपुट इज चेंजिंग इन इनेबल स्टेट। ठीक, तो इसका इनेबल इनपुट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है और डिसेबल इनपुट क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि एंड गेट का इनेबल इनपुट क्या होता है और एंड गेट का डिसेबल इनपुट क्या होता है। In transistor logic family, TTL family, if any input is open and float, then it will be act as 1। जब TTL सर्किट आप आगे देखेंगे, ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट देखेंगे, अगर कोई भी इनपुट नहीं दिया गया है तो उसको बाय डिफॉल्ट 1 मान लेते हैं। जस्ट इसी के लिए कि एंड गेट जो टीटीएल सर्किट्स होते हैं वो जनरली एंड गेट से मिलके बनते हैं और इसके कारण उसका जो इनेबल इनपुट 1 होता है। इसके लिए अगर कोई इनपुट नहीं दिया गया है या फिर फ्लोटिंग स्टेट में है तो उसको 1 मान लेते हैं। बस यही आपको समझने की जरूरत है। और ईसीएल के केस में, इमिटेड कपल्ड, इसके केस में दोस्तों, ईसीएल फैमिली के केस में, लॉजिक फैमिली, फ्लोटिंग इनपुट विल बी एक्ट एज लॉजिक 0। अगर इसमें कुछ इनपुट नहीं दिया रहता तो वो 0 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, इसी दो ईसीएल और टीटीएल से ही ज्यादा पूछा जाता है, तो यही आपको जानने की जरूरत है कि टीटीएल के केस में अगर कोई इनपुट नहीं दिया है तो उसको बाय डिफॉल्ट 1 मान लेंगे और ईसीएल के केस में दोस्तों उसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। इसको याद करने का तरीका दोस्तों मैं आपको बता दूं, टीटीएल, इस एल को आप ऐसे बनाइए, इस केस में आप इसको 1 से थोड़ा सा मैच कर लीजिए, आपको याद ही तो करना है। ऐसे आप समझ लीजिए टीटीएल में हम फ्लोटिंग इनपुट को 1 लेंगे और ईसीएल, इस सी को थोड़ा सा घुमा दीजिए, इसके केस में 0। आप कुछ भी याद करने का तरीका बना सकते हैं, ये मेरा याद करने का तरीका था तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। जस्ट सिंपल सा यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे दोस्तों देख लीजिए unused input in AND gate, in multi-pin input AND gate unused input can be connected to logic 1। जैसा मैंने वही बताया अभी ये इस TTL के केस में, तो जनरली उसको 1 मान के आपको चलना है। और अगर ECL के केस में दोस्तों देखें तो उसको लॉजिक 0 या पुल डाउन मान के चलना है। ठीक, यही आपको नॉर्मली, ये बहुत जो हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को अगर मिलते हैं, गेट लेवल के क्वेश्चन, तो वहां पे आप इस कॉन्सेप्ट का आपको यूज करने को वहां पे मिलेगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, यहां पे अगर इसके 2 इनपुट सॉर्टेड हैं
तो उसको तब पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बी रहेगा और ये ए बी बी सेम। यही चीज आपको यही चीज बताने की, ये सब तो काफी इजी है। अनयूज्ड इनपुट कैन बी कनेक्टेड टू वन ऑफ द यूज्ड इनपुट, मतलब अगर कोई इनपुट नहीं दिया गया है तो किसी एक से कनेक्ट कर देंगे, तब पर भी आउटपुट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही चीज है, इसको ज्यादा डिटेल में आपको जानने की दोस्तों यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक, आगे दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ इट इज TTL लॉजिक फैमिली देन अनयूज्ड इनपुट, सेम वही, उसको किससे देखेंगे, TTL लॉजिक फैमिली में है तो उसको फ्लोटेड ही रखेंगे। ट्रांजिस्टर लॉजिक, हमको मेनली किस पे फोकस करना है, TCL और TTL। तो TTL के केस में then unused input can be open or floated because of unnecessary input attached to B, fan in will be down। ये सब आपको जानने की कुछ भी जरूरत नहीं है, अभी तक आपने जितना देखा वही काफी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं OR गेट के बारे में। एक चीज दोस्तों और यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये इसका स्विचिंग डायग्राम दिखाया गया है। मैंने पीछे के क्वेश्चन जब आपको कराए थे तो पैरेलल में अगर हो तो OR गेट रिप्रेजेंट करता है, और अगर दोस्तों सीरीज में हो तो AND गेट रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये ग्राउंडेड हो तो ये दोस्तों क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने ऑलरेडी स्विचिंग सर्किट बुलियन एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत डिटेल से कराया था। आई थिंक ये क्लास 2 होगा या 2 या 3 होना चाहिए, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से कराया था स्विचिंग सर्किट को लेकर के। अब OR गेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो OR गेट का जो सिंबल है ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये OR गेट का सिंबल है A+B। यहाँ इस केस में दोस्तों आउटपुट हमारा 1 तब होगा जब एनी ऑफ द इनपुट इज 1। कोई एक इनपुट भी अगर 1 हो जाता है तो उस केस में दोस्तों हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, आउटपुट भी 1 हो जाता है। अब यहां से दोस्तों अगर देखें ये किसके बराबर हो जाएगा, A बार B, A B बार एंड A B। ठीक, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहां से अगर दोस्तों कॉमन लें, A कॉमन हो जाएगा, B प्लस B बार हो जाएगा प्लस A बार B हो जाएगा। ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 के। तो A प्लस A बार B इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस A बार इंटू A प्लस B। तो ये यहां से किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो 1 डॉट A प्लस B, ये क्या हो जाएगा, A प्लस B के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेम मैनर में AND गेट की तरह OR गेट ऑल्सो फॉलोज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ, ये दोनों को फॉलो करता है। ठीक, ये चीज आप समझ लीजिए, ये दोनों को फॉलो करता है। अगर इसके इनेबल और डिसेबल इनपुट्स की बात करें तो OR गेट के केस में दोस्तों इसका जो अगर कंट्रोल यहाँ हम 0 रखते हैं तो इसका कोई भी इनपुट देते हैं हमें आउटपुट चेंज देखने को मिलेगा। ठीक, आउटपुट हमें चेंज देखने को मिलेगा, आउटपुट इज चेंजिंग। अगर चेंजिंग हो रही है तो ये क्या कहा जाएगा, इनेबल इनपुट कहा जाएगा। OR गेट के केस में 0 हमारा इनेबल इनपुट है और दोस्तों 1 हमारा क्या है, डिसेबल इनपुट है। 1 डिसेबल इसलिए है कि अगर इसको हम कोई एक 1 दे दें आउटपुट हमेशा फिक्स हो जाएगा, किस पे, 1 पे फिक्स हो जाएगा। मतलब आउटपुट हमारा चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होना मतलब वो क्या है, डिसेबल्ड है, डाइड है, वो कोई काम करने योग्य नहीं है। तो OR सिग्नल का जो डिसेबल इनपुट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और इनेबल इनपुट क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ये चीज आप समझ सकते हैं और अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं तो उसे बहुत ही आसानी से निकाल भी सकते हैं। अनयूज्ड इनपुट्स, अब AND गेट के केस में आपने देखा अनयूज्ड इनपुट को हम लोग TTL के केस में 1 ले रहे थे, ECL के केस में हम लोग 0 ले रहे थे। अब यहां देख लेते हैं इन OR गेट अनयूज्ड इनपुट इज कनेक्टेड टू लॉजिक 0। ये लॉजिक 0 और लॉजिक 1 क्यों ले रहे थे, यही इनेबल इनपुट का दोस्तों काम है। हमेशा उसको क्या लेंगे दोस्तों, अगर कोई अनयूज्ड इनपुट है तो उसको
और गेट के केस हो चाहे एंड गेट का केस हो, हमेशा इनेबल इनपुट ही आपको लेना है, या फिर कनेक्ट टू वन एट द इनपुट, या फिर किसी दूसरे इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। वही सेम चीज है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इफ इट इज ईसीएल देन अनयूज्ड इनपुट कैन बी ओपन और फ्लोटेड। ईसीएल के केस में चाहे वो एंड गेट हो चाहे वो और गेट हो, दोनों केस में आप फ्लोटिंग रख सकते हैं। बट टीटीएल के केस में जो फ्लोटिंग इनपुट्स होते हैं, फ्लोटिंग इनपुट्स को आप क्या समझ रहे हैं दोस्तों, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये एक 3 इनपुट्स हैं, ए हो गया, बी हो गया, और ये नहीं दिया गया है, बताया नहीं गया है, तो अगर ये टीटीएल है तो इसको दोस्तों क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि ये एंड गेट है। अगर और गेट का केस देखिए दोस्तों, इसको क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो यही अनयूज्ड इनपुट की हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि इसको सॉल्यूशन करने में कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, इसके लिए हम और गेट के केस में 0 ले लेंगे और एंड गेट के केस में 1 ले लेंगे। आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर इन टीटीएल एंड और इन्वर्टर फॉर द गिवन इनपुट आउटपुट। ये क्या है, एंड और इन्वर्टर सर्किट है। एंड और इन्वर्टर इसलिए बोला है, एंड और इन्वर्टर, ठीक, एंड और इन्वर्टर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जनरली यहाँ पे हमको इनपुट नहीं दिया गया था, और ये हमारा टीटीएल फैमिली है। टीटीएल फैमिली है तो एंड गेट के केस में अगर अनयूज्ड इनपुट है तो उसको क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, और गेट है तो उसका क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। बस यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। अगर यहाँ पे हमने 1 1 लिया तो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिल गया, 1 मिल गया। यहाँ ए बी 1 प्लस ए बी इज इक्विवेलेंट टू 1, आउटपुट विल बी 0, ठीक। तो ये चीज आपको यहाँ पे अगर कोई इनपुट खाली दे देता है तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि वो टीटीएल है कि ईसीएल है, ठीक। टीटीएल है, ईसीएल है, तो टीटीएल अगर है तो एंड के केस में आपको 1 ले लेना है, और अगर और है और के केस में आपको 0 ले लेना है, ठीक। बस इतना सा ही इसमें कॉन्सेप्ट था। अब ये ईसीएल के केस में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ये ईसीएल है और एंड और इन्वर्टर है तो उस केस में आपको क्या करना होगा। तो उस केस में दोस्तों आपको क्या कर लेना है, ये 0 यहाँ पे ले लेना है, डिसेबल इनपुट आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक। तो यहां से आप आंसर इसका दोस्तों बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये 0 हो गया, ये ए बी हो गया, यहाँ पे आउटपुट क्या मिल गया आपको, ए बी मिल गया, ए बी का इन्वर्टर मिल गया, ठीक। इफ ऑल इनपुट्स आर फ्लोटिंग इन ईसीएल देन इट इज 0, उसको क्या ले लेंगे दोस्तों, 0 ले लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं नैंड गेट एंड नॉर गेट। दोस्तों नैंड गेट और नॉर गेट यूनिवर्सल्स गेट हैं, और इससे और भी डिफरेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग सेपरेटली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नैंड गेट नॉर गेट के बारे में, जो कि यूनिवर्सल गेट कहे जाते हैं, और उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, सब कुछ हम लोग आगे चल के डिटेल से देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों इस क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।